स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बीएसएससी री एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, जिसका डेट भी आ चुका है, 5 मार्च से एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम 5 मार्च 2023 से एग्ज़ाम होगा। उसके लिए आज सेट 4 देखेंगे। इससे पहले मैंने 3 सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन सेटों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम 75 जीके जीएस के सवाल देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे, जो मैंने खुद से सेलेक्ट किया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने के बाद कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, उसके अनुसार मैंने उन सवालों को सेलेक्ट किया है, जो कि बहुत ही उच्च दर्जे के सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने हल्के हल्के सवाल ले लिए हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश किया है कि जो भी सवाल जो हो वो टफ लेवल को हो। जो सवाल हैं वो टफ लेवल के हैं। ऐसा नहीं है कि आसान सवाल हैं। आसान सवालों को भी मैंने ऐसे अरेंज किया है कि टफ लेवल के वो बने हैं, जिससे आने वाले जो एग्ज़ाम है, वो जो 5 मार्च को होगा एग्ज़ाम, उसमें आपको ज़रूर इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये जो वीडियो है ये बीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, या फिर बिहार दरोगा हो, रेलवे, अदर जितने भी जीएस यदि पूछे जाते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पे कमेंट करने से हमें ये पता चलेगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो फ़ायदेमंद है या नहीं। तो वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि आप सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करेंगे तो आपको निम्न में से कौन सी नदियां हैं जिसको पार नहीं करना होगा। ठीक है, तो यमुना पार करना पड़ेगा, ब्रह्मपुत्रा को पार करना पड़ेगा, गंगा को पार करना पड़ेगा, लेकिन सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी को पार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान है, ठीक है, यहाँ नागालैंड है। तो आप सीधी रेखा में यहाँ से पार करना है, यहाँ नागालैंड जाना है। ठीक है, सीधी रेखा में यहाँ से नागालैंड गया तो उत्तर प्रदेश आया, बिहार आया, यहाँ पश्चिम बंगाल आया, ये असम आया, और ये नागालैंड, यहाँ नागालैंड पहुँच गया। तो यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल के ब्रह्मपुत्रा आती है और यहाँ आके गंगा में मिल जाती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया। और यहाँ से कहीं से उत्तराखंड में बंदरपूछ जो है, बंदरपूछ से निकलती है यमुना, जो कि ऐसे जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यमुना, और यहाँ से गंगा है तो गंगा ऐसे जाके फिर से ब्रह्मपुत्रा में ही गंगा मिलकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तो ऑप्शंस में जो दिया गया था उसमें गंगा को हम पार करेंगे, ठीक है, यमुना को पार करेंगे और ब्रह्मपुत्रा को भी पार करेंगे, लेकिन सिंधु नदी जो इंडस नदी है, सिंधु नदी, ये उत्तर में है। ठीक है, ये उत्तर में है, जो कि कश्मीर के क्षेत्र में है। ये भी यहाँ से ही निकलता है, लेकिन ये ऊपर की ओर बहते हुए और पाकिस्तान के मिठान कोट होते हुए यहाँ मकरान तट पे आके अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ये इंडस नदी हो गई, सिंधु नदी। सिंधु के जो सहायक नदियां हैं उनमें हो गई सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये जल संधियां दी गई हैं, इनमें सुमेलन चेक करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कुक जल संधि पहला है, ये कहाँ कहाँ को अलग करती है, तो ये न्यूजीलैंड का जो उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड है उसको अलग करती है, ये सही है। नेक्स्ट है कि टॉरस जल संधि जो है वो किसको किसको अलग करती है, तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अवस्थित है, इसको अलग करती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि बॉस जल संधि। ठीक है, बॉस जल संधि ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करती है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग नहीं करती है।
और जो नेक्स्ट है सुंडा जल संधि, ठीक है, सुंडा जल संधि ये जावा और सुमात्रा को अलग करती है। सुंडा जो है जावा एक इंडोनेशिया का द्वीप है और सुमात्रा भी इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इन दोनों को अलग करती है सुंडा जल संधि। देखिए इस मैप से आपको क्लियर होगा, ये जो सुंडा जल संधि है ये जल संधि होती है, ठीक है। ये जल संधि होती है कि जो जमीन के दो क्षेत्र, देखिए ये इंडोनेशिया का ये जावा द्वीप हो गया, ये जावा द्वीप हो गया, ये वाला जावा द्वीप है, इधर वाला जावा, और ये सुमात्रा है, ठीक है, ये सुमात्रा है। तो सुमात्रा और जावा को अलग करती है। तो जो दो जमीन क्षेत्र को अलग करे, ठीक है, ये लैंड है, ये भी लैंड है, ये दोनों को अलग कर रहा है और इंडियन ओशन और जो साउथ जो चाइना सी है उसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो जो संधि होती है, जल संधि होती है, वो क्या होती है, तो दो लैंड को अलग करती है, ठीक है, जो दो लैंड है उसको अलग करती हो, और जो वाटर बॉडी हो, दो वाटर बॉडी को जोड़ती है, ठीक है, दो वाटर बॉडी को जोड़ती है और दो लैंड को अलग करती है। तो ये सुंडा जल संधि है। ऐसा ही कुछ जल संधियाँ दी गई है जिसमें से आप कुछ को याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो, यहाँ देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, ये मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है, ठीक है, मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है, और साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को अलग करता है स्टेट ऑफ मलक्का। और यहाँ स्टेट ऑफ मोम्बुक है, ठीक है, स्टेट ऑफ मोम्बुक, ये स्टेट ऑफ मोम्बुक है। ये यहाँ देखिए ये टॉरस स्टेट, ठीक है, टॉरस जल संधि क्या है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जो नीचे का आप पार्ट देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का ये जो क्वींसलैंड एरिया है, ये नाम सुने होंगे, क्वींसलैंड का बड़ा फेमस एरिया है, क्योंकि इसके सामने ही ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कोरल द्वीप है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो यहाँ पे ही है। ये सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो पेनिनसुला है, केप यॉर्क पेनिनसुला, मतलब केप यॉर्क द्वीप जो है वो पापुआ न्यू गिनी जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है उसको अलग करता है टॉरस जल संधि से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बॉस स्टेट, ठीक है, बॉस जल संधि ये किसको अलग करता है, तो बॉस जल संधि जो है वो तस्मानिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो तस्मानिया एक द्वीप है, तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है कौन सा, बॉस जल संधि। यही वहाँ गलत दिया गया था, वहाँ दिया गया था कि न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, ऐसा नहीं है। ये किसको अलग करता है, तो ये तस्मानिया को अलग करता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से। और जो पहला ऑप्शन था कुक स्टेट, ठीक है, कुक जल संधि, तो ये किसको अलग करता है, तो जो न्यूजीलैंड है वो दो पार्टों में बटा हुआ है, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड, ठीक है, तो नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को अलग करता है कुक स्टेट। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में कौन सुमेलित है, ठीक है, ये घाटियां दी गई है और वो जो घाटियां हैं वो किस राज्य में अवस्थित है, उनके अवस्थिति को दिया गया है। तो न्यूरा वैली जो है वो कहाँ है, तो न्यूरा वैली दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है जो कि सिक्किम के साथ सीमा लगाती है, ठीक है। तो न्यूरा वैली कहाँ है, दार्जिलिंग। जुकू घाटी कहाँ है, तो वो नागालैंड में है। और युथांग घाटी कहाँ है, तो वो भी सिक्किम में है। ऐसे ही आप फूलों की घाटी जानते होंगे, उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली जो है वो कर्नाटक में है, केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है। आप ये सब जानते होंगे, तो इसका ऑप्शन बनेगा डी, उपरोक्त सभी। आप जानते होंगे कि जो घाटियां होती है वो जो दो ऊंचा क्षेत्र, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं कि दो ऊंचा क्षेत्र के बीच में जब दो जो ऊंचा क्षेत्र होता है, जैसे मान ले कि ऐसे है, ये जो क्षेत्र बना बीच वाला, ये जो क्षेत्र है ये घाटी कहलाएगा, ठीक है, ये घाटी कहलाएगा, जैसे ये घाटी का पिक्चर्स मैंने लगाया है। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में क्या गलत है, ये गलत आपको बताना है कौन सा गलत है। तो भारत में सबसे पहले जो वन नीति है वो 1894 में पहली वन नीति का निर्माण किया गया, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1992, ठीक है, 1952 और 1988 में संशोधन किया गया है, ये भी सही है। ये जो 1988 में संशोधन किया गया है ये बिहार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है, ये बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे याद रखें। संशोधन कब कब किया गया है, 1952 में और 1988 में इसमें संशोधन किया गया है। तीसरा जो है राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 है, इसके अनुसार जो है
इसी के अनुसार कहा गया कि मैदानी जो भाग है उसमें 20% तथा जो पर्वतीय भाग है उसमें 60% क्षेत्र जो है वहाँ वन होना चाहिए। ये भी सही है। तो ए बी सी सही है और सी डी है जो वो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ये गलत क्यों है। तो देश के कुल भाग का 33% वनाच्छादित होना चाहिए, आप सभी जानते हैं। तो ये जो वन आच्छादित होना चाहिए, ये लक्ष्य जो है वो कब रखा गया था? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत रखा गया था? तो नहीं, ये गलत है। 1952 नहीं, ये रखा गया था 1988 के द्वारा। ठीक है, 1988 के द्वारा ये बीपीएससी में पूछा गया। बीपीएससी में पूछा गया था ऐसे नॉर्मल सा सवाल, लेकिन मैंने इसे फ्रेम किया है कि इससे ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, उस टाइप से मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का सबसे व्यस्तम नहर कौन है? सबसे बिजी नहर कौन सा है? तो वो कील नहर है। ठीक है, कील नहर सबसे व्यस्तम है, जो कि यहाँ आप मान लें कि ये जर्मनी का क्षेत्र है। ठीक है, ये जर्मनी है और यहाँ पे डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क। तो यहाँ पे जो पानी का जो रास्ता बनता है वो नहर कहलाता है, कैनाल जिसे बोलते हैं। तो यही जो कैनाल है इसे बोलते हैं कील नहर। कील नहर जो कि यहाँ पे बाल्टिक सागर है। ठीक है, बाल्टिक सी को नॉर्थ सी, इधर नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी से अलग अलग करता है। ठीक है, बाल्टिक सागर को नॉर्थ सी से जोड़ता है और डेनमार्क को जर्मनी से जो अलग करता है। डेनमार्क और जर्मनी के जो क्षेत्र में है उसमें ये जो सबसे व्यस्तम नहर कील नहर है, ये बिहार दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखें। यहाँ देखिए, ये स्वेज नहर यहाँ पे है, आप जानते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ऐसे स्वेज नहर है, स्वेज नहर यहाँ पे है। और जो मैं जो बात कर रहा हूँ कील नहर की, वो यहाँ पे कहीं है, ऐसे ऐसे ये जो मैं खींच दिया, ये कील नहर है। ठीक है, ये कील नहर है। आप पनामा यहाँ जानते होंगे, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पास नहर है, स्वेज नहर सब भी जानता है। और जो क्रा नहर है वो यहाँ पे है। ठीक है, क्रा नहर। देखिए, जो मैंने बता रहा हूँ, जो जैसे कील नहर जो है वो 1948 से पहले इसे केसर विल्हेम नहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केसर विल्हेम नहर कहा जाता था, जो कि जर्मनी के श्रीलिंगेश्वर होस्टिन, ठीक है, जर्मनी के श्रीलिंगेश्वर होस्टिन में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? श्रीलिंगेश्वर होस्टिन में स्थित है कील नहर। ये विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है और ये किसको अलग करता है? तो नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। ठीक है, नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। वहीं ऑप्शंस में दिया गया था सू नहर। ठीक है, सू नहर कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। ये खास करके दो बड़े झील हैं, जो कि एक कनाडा के और एक जो है वो कनाडा के क्षेत्र में है और एक यूएसए के क्षेत्र में है, अमेरिका के क्षेत्र में है। दो नहरों को मिलाकर जो बना है वो सू नहर है। ठीक है, सू नहर। इस स्लाइड से आप देख सकते हैं, ये देखो मैं जो बना रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ऐसे जो मैंने बनाया ये हो गया कील नहर। ठीक है, ये कील कैनाल है, देखिए जर्मनी में। और जर्मनी के नीचे कौन सा है? ये जर्मनी जो है, जर्मनी पार्ट हो गया और जर्मनी से ऊपर डेनमार्क है। तो जर्मनी में ही ये अवस्थित है कील नहर, जो कि बाल्टिक सी, ये आप देख रहे हैं, ये बाल्टिक सी है पूरा। बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से अलग करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जो ये नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी कहाँ पे है? तो यूनाइटेड किंगडम के राइट में नॉर्थ सी है। और जो स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वहाँ पे ये जो क्षेत्र है वो बाल्टिक क्षेत्र है। यहीं पे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया क्षेत्र है। ठीक है, ये बेलारूस भी यहीं पे है, यूक्रेन भी यहीं पे है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध से यूक्रेन चर्चा में है, जहाँ की राजधानी कीव है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कील नहर का जूम करके मैप दिखाया गया है। नेक्स्ट स्वेज नहर है। देखिए स्वेज नहर, ये स्वेज नहर पहले जो भारत का व्यापार हुआ करता था वो ऐसे हुआ करता था यूरोप से। ठीक है, भारत का व्यापार यूरोप से ऐसे हुआ करता था, लेकिन जो स्वेज नहर बनी, तो स्वेज नहर बनने के बाद यहाँ से ज़मीन खोद दिया गया। इससे जो भारत का व्यापार था यूरोप से वो आसानी से होने लगा। तो जो स्वेज नहर है, आप इसे देख सकते हैं कैसे इंडियन ओशन से यूरोप का व्यापार इससे बड़ा आसान हो गया। जो स्वेज नहर था, इसे 1869 में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था।
और अभी जो हाल ही न्यूज़ में रहा था सुएज नहर, वो एवरग्रीन एक जहाज था, ये आप जहाज देख सकते हैं एवरग्रीन, ये अटक गया था सुएज नहर में, अटक गया था, ठीक है, फंस गया था, सुएज नहर में फंस गया था। ये जो एवरग्रीन है इसे याद रखें, यह कहाँ का जहाज है, तो ये ताइवान का है, ठीक है, ताइवान का ये जहाज था एवरग्रीन। नेक्स्ट सवाल है कि रिंग ऑफ फायर है वो किससे संबंधित है, तो रिंग ऑफ फायर जो है वो भूकंप, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर, ये तीनों से संबंधित है, तो इसका आंसर डी बनेगा। ये जो भूकंप है, भूकंप जो ऐसे ज्वालामुखी हो गया, और ये जो दोनों जो क्षेत्र हैं ज्वालामुखी और भूकंप, ये प्रशांत महासागर में बहुत ज़्यादा आता है, जिसी के कारण ये रिंग ऑफ फायर कहलाता है। इस मैप से आप देखिए, ये जो जितने भी लाल क्षेत्र ऐसे बनाए गए हैं, यही रिंग ऑफ फायर कहलाता है। इसमें बहुत सारे वोल्केनो हैं, ठीक है, बहुत सारे वोल्केनो हैं, जिसके कारण यहाँ हमेशा वोल्केनो फूटते रहते हैं, जिसके कारण लाइट रहते हैं, ठीक है, लाइट ऐसा लगता है कि लाइट जल रहा है, इसी कारण से इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन है, मतलब प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। इस स्लाइड से आप देख सकते हैं, ये जो जितने रेड कलर में दिया गया है ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर है। कई सारे प्लेटों को जब प्लेट से प्लेट जब टकराती हैं, भारत जो वर्ल्ड है वो 7 या 6 प्लेटों में बटा हुआ है, कई जगह 7 कई जगह 6 आपको मिलेगा। तो जब प्लेट टकराती हैं तो प्लेट को टकराने से ही यहाँ पे भूकंप आती हैं और वोल्केनो आती हैं, जिसके कारण से ये, जैसे देखिए ये जो ऐसा ऐसा जो क्षेत्र बना हुआ है, ये सारे वोल्केनो हैं, और जो वोल्केनो अगर फटते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो उसमें से आग निकलती है, ठीक है, उसमें से आग निकलती है, जिसके कारण ये और रोशनीदार हो जाता है, जिसके कारण लाइट आता है, इसी कारण से इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है, मतलब गन्ना का जो स्वाद है वो कम मीठा हो जाएगा, ठीक है, मीठा वो कम हो जाएगा, कम मीठा। तो वो क्यों हो जाता है, तो वो पौधे की पकने की जो अवधि होती है उस समय यदि पाला गिर जाए तो वो कम हो जाएगा, मीठा शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए, 7 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से लौह अयस्कों में से बैलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, एक लौह अयस्क का खान, इसमें से कौन सा लौह अयस्क जो है वो खोजा जाता है। लौह के बहुत सारे अयस्क होते हैं, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या लिमोनाइट, इनमें से कौन सा है जो वो कहाँ से खोजा जाता है, तो बैलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है वहाँ से खोजा जाता है, तो वहाँ से हेमेटाइट खोजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट, ये उच्च कोटि का लौह अयस्क है, इसमें से लौह सबसे ज़्यादा मिलता है। इस स्लाइड से आप देख सकते हैं ये मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, जिसमें मैग्नेटाइट का आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3, जो कि 70% इसमें आयरन होता है हेमेटाइट में, और जो मैग्नेटाइट है वो Fe3O4 होता है, जिसमें 72.4% होता है आयरन का प्रतिशत, ये मैग्नेटाइट हो गया। इसी तरह लिमोनाइट होता है, और इसी तरह सिडेराइट होता है, जिसमें से आप सभी का फार्मूला आपको याद रखना है, जैसे मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है, और हेमेटाइट है इसे Fe2O3 होता है, इनका फार्मूला आप याद रखें। और सबसे जो उच्चतम क्वालिटी का आयरन का ओर होता है वो मैग्नेटाइट होता है। नेक्स्ट सवाल है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके संदर्भ में कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से घोड़े के संभवतः अवशेष मिले हैं, तो ये सही है, ऐसा अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कि घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में थी। जो स्वास्तिक का चित्र है वो कहाँ से मिला है, वो हड़प्पा से मिला है, ऐसा एक देखे होंगे आपने, ऐसा कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, ऐसा, हाँ ऐसा, ये स्वास्तिक का चिन्ह है, तो ये कहाँ है, ये कहाँ से मिली है, तो ये हड़प्पा से मिला है। जो धौलावीरा और लोथल जो है वो कहाँ है, तो वो हड़प्पा स्थल है जो कि गुजरात में है, और लोथल एक बंदरगाह भी है, ये जानते हैं आप, बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह डॉकयार्ड है लोथल। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो अवधि मानी जाती है वो 2500 से लेकर 1750 तक मानी जाती है, कई जगह आपको 2350 से 1750 भी देखने को मिलेगा।
जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, धौलावीरा, ये कई सारे स्थल्स हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। ये सब किसने इसकी खोज की, कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये सब आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट सवाल है कि वैदिक कालीन एक युद्ध हुआ जिसे दसराज युद्ध कहते हैं। दसराज युद्ध कहता है, जो कि पौरोक्षणी नदी, पुराना नाम पौरोक्षणी है और अब इसे रावी नदी कहा जाता है। तो पौरोक्षणी नदी के तट पे ये युद्ध हुआ था, जिसमें भरत वंश, एक तरफ से भरत वंश था और एक तरफ से अन्य 10 कबीले थे। जो भरत वंश था उसका नेतृत्व सुदास कर रहे थे और जो 10 कबीले थे उसका नेतृत्व भेद नामक राजा कर रहे थे। इनके साथ 10 राक्ष का युद्ध हुआ जिसमें सुदास की विजय हुई थी। जो सुदास भरत वंश से उनको विजय हुई थी और भेद की हार हुई थी। तो ये जो युद्ध है इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? आप जानते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1 से लेके 10, जिसमें पहला मंडल और 10वां मंडल जो है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। यह सब आप जानते हैं। तो इनमें से कौन सा मंडल है जिसमें ये युद्ध की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो 7वां मंडल है, इसमें 10 राज युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। जो तीसरा मंडल है इसमें शविता की चर्चा की गई है। शविता, ठीक है। 10वां जो है इसमें शविता है, जो उगते हुए सूरज होती है, उसी को शविता कहते हैं। उगते हुए सूरज का जो है उसे ही सविता कहते हैं। तो इसी के लिए गायत्री मंत्र, ठीक है, जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है इसकी जो रचना भी की थी ये विश्वामित्र ने की थी और ये तीसरा मंडल में इसकी चर्चा की गई है। तीसरा मंडल, जो 10वां मंडल ऋग्वेद का है उसमें जो पुरुष सूक्त होता है, 10वां मंडल का पुरुष सूक्त, उसमें सबसे पहली बार जो वर्ण है, वर्ण जो है इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पे जो वर्ण था वो वर्ण का 2 अर्थ होता है। एक अर्थ होता है रंग और एक अर्थ होता है व्यवसाय, ठीक है। व्यवसाय, आपका क्या व्यवसाय है? राइटिंग पेन के कारण थोड़ा सा खराब हो रहा है। तो जो रंग है और व्यवसाय, ये 2 आधार पे वर्ण की चर्चा की गई थी 10वें मंडल में, ठीक है। और जो 9वां मंडल ऋग्वेद का है इसमें सोम है, जो कि सोमरस जो होता है वो मदिरा मान सकते हैं। जो सोमरस है उसकी चर्चा 9वें मंडल में की गई है ऋग्वेदिक में। जो आप जानते हैं कि वैदिक है, जिसमें सबसे पुराना जो वैदिक है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट सवाल है कि जो संगम काल है उसके संदर्भ में क्या सही है? तो संगम काल जो है वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम बुलाए गए। संगम का अर्थ हो गया कवि सम्मेलन। आज की जो स्थिति में माने तो संगम का अर्थ हो गया कवि सम्मेलन, ठीक है, कवि सम्मेलन। तो ये सही है। जो पांड्य है, जो कि मालाबार तट, आप जानते हैं मालाबार तट, आज का जो मालाबार तट है उसमें उस क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में जो केरल है उस क्षेत्र में अवस्थित है। तो पांड्य जो मालाबार जो राज्य होता है वो, जो कि कावेरी नदी के दक्षिण में है, वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ये मेगास्थनीज के अनुसार है, तो ये भी सही है। इरादू है वो संगम कालीन एक जबरन बसूरा जाने वाला कर था, तो ये भी सही है इरादू। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो संगम वंश है, ऐसे आप दक्षिण भारत में जो संगम वंश दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुआ, तो दक्षिण भारत का मैप देखें तो इसमें संगम जो है यहाँ पे जो आ जाएगा वो पांड्य राज आ जाएंगे, ठीक है, पांड्य, ठीक है। ये जो होगा, जो पांड्य राज है साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट का जो क्षेत्र है वो पांड्य राज का हो जाएगा। और जो जैसे अब देखिए इसमें 3 वंश प्रसिद्ध थे, चेर, चोल और पांड्य। ये 3 वंश जो दक्षिण भारत से संबंधित है, जो संगमकालीन राज्य थे, चेल, चोर और पांड्य। तो जो संगम हुए थे ये 3 कवि सम्मेलन हुए थे, जो कि अगस्त ऋषि और कौंडिन्य जो थे वो साउथ इंडिया में, जिन्होंने साउथ इंडिया में वैदिक धर्म का प्रचार किया, इनके द्वारा 3 संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था।
नेक्स्ट सवाल है कि किस मुगल बादशाह ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो बाबर था। ठीक है, बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय लड़ाई को जीतने के बाद, ठीक है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई को जीतने के बाद भारत पे कब्जा करता है और मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर। तो बाबर ने ही हुमायूं को अपने जीवन काल में ही जो गद्दी पे जो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और हुमायूं का जो लड़ाई हुआ था शेरशाह सूरी से, आप चौसा का युद्ध जानते हैं, ठीक है, चौसा का युद्ध जानते हैं। उसके बाद जो शेरशाह सूरी, वहीं सिरहगढ़ का युद्ध 55 में जो जीता था। उसके बाद हुमायूं फिर से जो दिल्ली की गद्दी पे कब्जा किया। उसके बाद अकबर आ गया, ठीक है, 1556 ईस्वी में अकबर आया था, ये आप जानते हैं। उसके बाद जहांगीर आया, फिर जो जहांगीर के बाद आप शाहजहां को लाएंगे, फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा। उसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल का पतन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो जो जितने ये प्रतापी राजा थे वो उतने प्रतापी नहीं हुए, जिसके कारण से मुगल का पतन होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल है पोलोपोनेशियन का युद्ध जो कि 431 से 404 बीसी में हुआ, ये किनके बीच हुआ था? एथेंस स्पार्टा, रोम एथेंस या मिस्र एथेंस? तो ऑप्शन नंबर ए, एथेंस और स्पार्टा के बीच जो युद्ध हुआ था, पोलोपोनेशियन का युद्ध एथेंस और स्पार्टा के बीच हुआ था। आपने देखा होगा कि जो चाहे वो बिहार दरोगा हो या बीएसएससी हो, वर्ल्ड हिस्ट्री से आप सवाल पूछे जाते हैं। 1 या 2 सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको देखने को मिलेंगे, इसी कारण से मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सवाल इसमें डाला है। तो एथेंस और स्पार्टा के बीच पोलोपोनेशियन का युद्ध हुआ। नेक्स्ट सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा दलित, महिला एवं मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत परिषद अधिनियम 1909? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दलित, महिलाएं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। वहीं जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसके द्वारा पहला बार मुस्लिम, जो मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए और जो यूरोपियन थे और एंग्लो इंडियन थे, इनके लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। और दलित, महिला और मजदूरों को 1935 में इसमें जोड़ दिया गया था। तो ये बात आप याद रखें, इससे कंफ्यूजन ना हो। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसी के द्वारा बर्मा को भारत से 1937 ईस्वी में अलग कर दिया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट 1934 के एक्ट 1935 के द्वारा हुआ था। और इसी में 1937 में सबसे पहले प्रांतीय चुनाव कराया गया था। इसी के तहत 1937 का जो चुनाव हुआ था वो 35 के एक्ट के ही द्वारा किया गया था। और इसी को जो जवाहरलाल नेहरू थे, इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। भारत शासन अधिनियम में दास्ता का अधिकार पत्र कहा था, ठीक है, इसे आप याद रखें। और जो भारत शासन अधिनियम है 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और जो भारत परिषद अधिनियम 1919 है, इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं। ये सब के बारे में आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, इसके संदर्भ में क्या सही है? तो यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। ये सही है। कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। इसीलिए जो ये प्लान था वो कब आया था? तो प्लान 3 जून को आया था। जो माउंटबेटन प्लान था वो 3 जून को आया था। इसी के तहत जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। प्रत्येक अधिराज जो है, जो प्रत्येक राज होगा उसका एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा उसकी नियुक्ति होगी। ये भी सही है। नया संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम जो है 1935 इसी के द्वारा भारत का शासन होगा। तो ये भी सही है। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषताएं हैं। तो इनका ऑप्शन बनेगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है कि असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया?
कब इसे बंद किया गया? 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 या 12 फरवरी 1922 या फिर 11 फरवरी 1922। जो असहयोग आंदोलन है इसे बंद किया गया था 12 फरवरी 1922 को। कब बंद किया गया था? 12 फरवरी 1922 को। जो बारदौली जगह है, बारदौली, ठीक है, बारदौली जो जगह है जहां 1924 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, तो बारदौली जगह पे ही 11 फरवरी को प्रस्ताव पारित किया गया और इसी के अनुसार 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था और 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी जो घटना हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कई जगह आपको 5 फरवरी में मिलेगा, तो आप 4 फरवरी याद रखें क्योंकि ये ऑथेंटिक है। 4 फरवरी को जो चौरा चौरी घटना कांड हुआ था, इसमें जो आंदोलन कर रहे थे आंदोलनकारी, जो खिलाफत के जो कुछ सदस्य थे जिन पर पुलिसों ने गोली चलाई, तो इन्होंने भी पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें लगभग 21 जो पुलिसकर्मी हैं वो मारे गए थे। तो इन्हीं के बाद गांधी जी ने ये जो आंदोलन है इसे बंद करने की घोषणा की। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किसने राज्य विहीन समाज का समर्थन किया? राज्य विहीन समाज का समर्थन किसने किया? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल या अरविंदो घोष? तो जो ऑप्शन ए है वो सही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने राज्य विहीन समाज की जो परिकल्पना की थी। नेक्स्ट सवाल है कि कामागाटा मारू प्रकरण जो कि 1914 में हुआ था, इसका संदर्भ में क्या सही है? ठीक है, तो जो कामागाटू मारा है ये एक नाम है जो कि एक जहाज था जिसे गुरुदत्त सिंह ने जापान से किराए पर लिया था। यह जो जहाज था वो दक्षिण पूर्व एशिया मतलब भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जो 376 यात्री थे उनको लेकर वैंकूवर कनाडा का एक बंदरगाह है, वहां बंदरगाह पर जाना चाहता था, लेकिन वहां की जो सरकार थी उन्होंने नियम पारित कर दिया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी युद्ध चल रहे देश से वापस आता है तो उसे हम यहाँ नहीं लेंगे। इसी कारण से ये जो यात्री थे इनको कलकत्ता फिर से लौटना पड़ा था। ठीक है, कलकत्ता लौटना पड़ा और वहाँ अंग्रेजों के द्वारा इन्होंने जहाज पे ही युद्ध लड़ा। इनके बाद लगभग 21 जो यात्री थे, 21 या 22 यात्री, वो मृत्यु हो गई थी जहाज पे ही युद्ध लड़ने में और फिर कईयों पे सजा चली। तो जो वैंकूवर में जब अटके हुए थे ये सब, जब वैंकूवर में आने की अनुमति ले रहे थे कनाडा सरकार से, उसी समय जो शोर कमेटी, तटीय कमेटी जो है वो बनी थी जो कि कनाडा सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन वो असफल हुई और अंततः इन्हें कलकत्ता लौटना पड़ा था। तो ये जो इसका नेतृत्व शोर कमेटी को कौन कर रहा था, वो सोहनलाल पाठक कर रहे थे। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, तो इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसका प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन IMF करता है। कौन करता है? IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट सवाल है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसे कब आरंभ किया गया था? 1952, 1950, 1975, 1974। तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसको आरंभ किया गया था 1952 में। ठीक है, 1952 में। कब आरंभ किया गया? 1952 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्टार्ट किया गया था 1950 में। 1950 में। और जो 1952 है यहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा सुमेलित है? तो जो सर्व शिक्षा अभियान है ये कब स्टार्ट हुआ? 2001 में, ये सही है। जो साक्षर भारत अभियान है ये कब स्टार्ट हुआ? 2009 में, ये भी सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आरंभ हुआ, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन बनेगा डी, उपरोक्त सभी सही है। ये याद रखें क्योंकि जो BSSC का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो खाना स्कूल में दिया जाता है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1995 में स्टार्ट हुआ था और इसका डेट पूछ दिया था। तो 2 अक्टूबर 1995 को स्टार्ट हुआ था जो स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, ये 2 अक्टूबर 1995 में स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए ये डेट आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है कि NPA का फुल फॉर्म क्या है? तो NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो NPA होता है इसमें होता है कि यदि कोई बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है
यदि कोई बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो ऋण का जो मूलधन हो, ठीक है, ऋण का जो मूलधन हो, जो ऋण का मूलधन होता है और एक ऋण का ब्याज होता है, तो एक इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया और एक प्रिंसिपल हो गया। तो ऋण का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 180 दिन के अंदर यदि नहीं लौटता है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट है वो यदि 365 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, ठीक है, मतलब ये पैसा लगभग डूब चुका है, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है कि जब कंपनी द्वारा अपने उच्च स्तरीय कर्मियों के लिए बिना किसी शुल्क के शेयर उपलब्ध कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्क्रिप शेयर, आईपीओ, स्वेट शेयर। तो ये ऑप्शन सी सही है। और स्वेट शेयर जब उच्च स्तरीय कर्मी जो होते हैं कंपनियों के, उनको निःशुल्क शेयर दिया जाता है तो वो स्वेट शेयर कहलाते हैं। जो आईपीओ है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये जब पहली बार पब्लिक के लिए, जब कोई कंपनी है वो पहली बार जब पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए जब शेयर देती है तो वो आईपीओ कहलाती है। और जो स्क्रिप शेयर है, जो स्क्रिप या इसे बोनस शेयर भी कहा जाता है, ये शेयर होता है कि जब कंपनी अपने पुराने शेयर धारकों को, जो पहले से शेयर ले चुके हैं इसके, उसको जब मुफ्त में शेयर देती है, इसे स्क्रिप या बोनस शेयर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा की जो अवधारणा है, मतलब संविधान सभा का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? फ्रेडरिक वाइट, सर हेनरी मेन, सर एडमंड हुमन या इनमें से कोई नहीं? तो सर हेनरी मेन जो है, सर हेनरी मेन, याद रखें सर हेनरी मेन, इन्होंने पहली बार संविधान सभा की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट सवाल है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुर प्रसाद भार्गव, ठीक है, ठाकुर प्रसाद भार्गव, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, ठाकुर प्रसाद भार्गव। और जो भीमराव अंबेडकर हैं, ये आर्टिकल 32 जो है जिसके तहत रीट जारी किया जाता है, 32 को प्रस्तावना, 32 को आत्मा कहा है, ठीक है, संविधान की आत्मा अंबेडकर ने 32 को कहा है और ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्योंकि आप संविधान को यदि जानना चाहते हैं तो यदि आप प्रस्तावना को पढ़ लें तो इससे आप संविधान को जान सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सुमेलित है, ठीक है, ठीक है, इसमें से कौन सुमेलित है, नहीं होना चाहिए, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, कर लीजिएगा, कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि पी रविनाथ, ठीक है, रथिवान, ठीक है, पी रथिवान वर्सेस भारत संघ, जो कि 1894 में केस एक आया था। इसमें कहा गया कि आत्महत्या है जो मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन से गलत है, ये नहीं है। इसमें कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार है, जो आत्महत्या है वो मौलिक अधिकार है। यदि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत किसी को जीने का अधिकार है तो उसे मरने का भी अधिकार उसको दिया गया है। तो ये जो 1994 में ये केस आया, पी रथिवाम और भारत संघ, इसमें कहा गया कि जो यदि किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो उसे मरने का भी अधिकार है, इसे मान लिया गया था। लेकिन जो ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार 1996 में एक केस आया, इसमें कहा गया कि आत्महत्या जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब आप जी तो सकते हैं 21 के तहत कि हमें जीने का अधिकार है, लेकिन आप 21 के तहत यह नहीं कह सकते हैं कि आपको मरने का भी अधिकार है, तो ये नहीं है फंडामेंटल राइट, तो ये सही है। वहीं अरुणा रामचंद्र वर्सेस भारत संघ केस है जो कि 2011 में आया। इसमें पैसिव यूथनेसिया मतलब गुड डेथ जिसमें पैसिव यूथनेसिया की चर्चा की गई। तो ये जो है कब आया था, 2011 में आया था, जिसमें जो 1973 में एक अरुणा रामचंद्र नामक एक नर्स थी, इसको जो है इस पे जो नर्स के जो स्टाफ थे उसने अटैक कर दिया था और ये जो 36-37 साल से ये कोमा में थी। तो इसको जो है सो जो इसकी अनुमति से, जो डॉक्टर की अनुमति से इसे पैसिव यूथनेसिया दिया गया था, इसको मारा गया था, जो कि एक पैसिव यूथनेसिया थी। इससे पहली बार भारत में पैसिव यूथनेसिया को दिया गया था। और न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ जो कि 2018 में है, ये निजता के अधिकार से संबंधित है। जो आधार है, आधार जो है वो मौलिक अधिकार आता है, आप जो जानते हैं, ठीक है, आर्टिकल 21 में आधार को डाला गया है, ठीक है।
तो निजता का अधिकार जो है वो न्यायमूर्ति पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ 2018। नेक्स्ट सवाल है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में सबसे पहले आरंभ हुई? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। तो ब्रिटेन में पहली बार 1991 ईस्वी में 1991 में ब्रिटेन में पहली बार जो सेवा की अवधारणा है इसको आरंभ किया गया था। इसके अनुसार जो है वो सिटीजन चार्टर लागू किया गया। इसमें कहा गया कि जो फिक्स टाइम, एक निश्चित समय में जो लोक सेवा है वो देने की गारंटी राज्य देगा। ठीक है, यही सेवा का अधिकार होता है, एक निश्चित समय में सेवाएं दी जाएगी राज्य के द्वारा। जो भारत में यदि सेवा के अधिकार की बात करें तो 2010 में मध्य प्रदेश जो है सबसे पहले सेवा का अधिकार लागू किया था, मध्य प्रदेश 2010 में। और वहीं 2011 में बिहार, ठीक है, 2011 में बिहार ने सेवा के अधिकार की अवधारणा को लागू किया था। नेक्स्ट सवाल है, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ है? जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के तहत लगता है, आप तो जानते हैं, और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, यह आप जानते होंगे। तो सर्वाधिक बार कहाँ लगा है? तो वो मणिपुर में लगा है, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार 10 बार मणिपुर में लगा है, 9 बार उत्तर प्रदेश में लगा है, और बिहार में 8 बार और पंजाब में 8 बार। ये दोनों सेम लगा है राष्ट्रपति शासन। जो राष्ट्रपति शासन होता है इसे 2 माह के अंदर जो दोनों सदन हैं इनके द्वारा साधारण बहुमत से इसे पारित करना जरूरी है, तभी ये राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। और इसे एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा इसे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा इसे नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सावधान, यदि इलेक्शन कमीशन बोल दे कि इस राज्य में चुनाव कराना अभी भी संभव नहीं है तो आप इसे 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, 1-1 साल करके ऐसे 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम बार यदि आपसे पूछे, कोई कंडीशन ना दे, तो आप 3 बार टिक लगाएंगे, और जो ऐसे ही सवाल पूछे तो इसमें आप 1 बार टिक लगाएंगे। आप इसे देखकर बनाएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 का संबंध किससे है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो 233 आर्टिकल में वर्णित की गई है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, और जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उच्चतम न्यायालय के लिए जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल से राष्ट्रपति सलाह लेता है। ठीक है, उच्च न्यायालयों की जो न्यायाधीश हैं इनकी जो नियुक्तियां होती है इसमें राज्यपाल से सलाह प्रेसिडेंट द्वारा लिया जाता है। ये आर्टिकल 217 में वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 217 में वर्णित है। और राज्यपाल जो है वो विधानमंडल, जिसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद आती है, कई राज्य हैं, जैसे 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद हैं, तो जहाँ जहाँ विधान परिषद हो और जहाँ विधानमंडल हो, तो विधानमंडल जो होता है उसमें विशेष संबोधन जो है वो राज्यपाल करता है, राज्यपाल का विशेष संबोधन होता है। ये आर्टिकल 176 में वर्णित है। ठीक है, और राज्यपाल का जो वीटो पावर है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है, यह आर्टिकल 200 में है। ठीक है, आर्टिकल 200। जो आर्टिकल 201 है, आर्टिकल जो 201 है, इसमें भी जो वीटो है राज्यपाल के उसकी चर्चा की गई है। इसमें आप किसी संविधान विधेयक है जो आपको एक्ट बनाने के लिए, आपको साइन करने के लिए आता है राज्यपाल के पास, तो उसे ये राज्यपाल अप्रूव कर सकता है, या फिर उसे सुरक्षित रख सकता है, या राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए ये जो 201 है, इसी के तहत वो राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि जो उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो जो न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया है ये संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जाती है, ये संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है। ये ऑप्शन ये सही है। जो भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा ही शुरू की जाती है। जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967,
ये संसद के किसी भी दोनों अधिनियम दोनों सदन है किसी से भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए जो है वो आपको 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनके हस्ताक्षर चाहिए, जिसके जो हस्ताक्षर हैं इसमें जो अध्यक्ष हैं जो और सभापति हैं ये दोनों के आपको हस्ताक्षर चाहिए। इसके बाद जो अध्यक्ष होता है वो या फिर सभापति जो होता है, राज्यसभा का सभापति हो गया या फिर लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, ये निर्णय लेता है कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। और यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो जो कदाचार के आधार पे मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसके आधार पे? कदाचार के आधार पे मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा और जो अध्यक्ष और ये जो सभापति होते हैं वो 3 मेंबर का एक कमेटी बनाएंगे। कितने मेंबर का? 3 मेंबर का एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें एक तो CJI होगा, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और दो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ठीक है, ये 3 मेंबर का कमेटी बनेगा और ये आगे जांच करेगी इसके बारे में कि जो जज हैं उन पे हटाना चाहिए या नहीं, उन पे कदाचार का आरोप सही है या नहीं। और जब ये आरोप सही हो जाएगा इसके बाद जो है एक प्रस्ताव जो है वो विशेष बहुमत 2/3 से संसद में पास किया जाना है। ठीक है, 2/3 से संसद में पारित किया जाएगा और जब कमेटी की रिपोर्ट में जज को कदाचार से आरोप में संलिप्त माना जाएगा, इसके द्वारा दूसरे सदन में भी जाएगा। ठीक है, और इसका जो न्यायाधीश को स्वतः या अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपनी बात को रखने का मौका तो मिलेगा, लेकिन यदि दूसरे सदन में अगर विशेष बहुमत से पारित हो गया पहले सदन के बाद, यदि फिर से दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत 2/3 से ये पारित हो गया तो फिर जज को हटना पड़ेगा। और अभी तक भारत में मात्र एक ही जज है जिन पे ये जो न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया है ये लगे हैं, वो वी रामास्वामी है। कौन है? वी रामास्वामी। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो न्यायाधीशों के जो हटाने की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकती है, तो ये सही है। अध्यक्ष या सभापति यह निर्णय लेगा कि प्रस्ताव स्वीकार होगा या नहीं, ये भी सही है। और अभी तक वी रामास्वामी एकमात्र न्यायाधीश है जिन पर न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा हटाने की प्रक्रिया आरंभ हुई है, ये भी सही है। और जो न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया है इसे महाभियोग कहा जाता है, ये गलत है। महाभियोग ऐसे नहीं कहा जाता है। महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 जो राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है, जो कि राष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो USA के संविधान से लिया गया है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यसभा जो साधारण विधेयक होता है उसे कितनी अवधि के लिए रोक सकता है। ठीक है, राज्यसभा साधारण विधेयक को कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? 14 दिन, 7 दिन, 3 माह या 6 माह। तो ये 6 माह के लिए रोक सकता है। कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकता है। ये क्वेश्चन जो है वो बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया है। ठीक है, बिहार दरोगा मेंस में ये सवाल पूछा गया है, इसे याद रखेंगे। हमेशा लोग इसमें गलती कर देते हैं, इसमें 14 दिन आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है। ये जो होता है वो वित्त विधेयक के लिए होता है। जब फिनांस बिल हो तो उसको 14 दिन रोक सकता है, ना कि साधारण विधेयक। साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोका जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत उपस्थित वोट का, जो सदन में उपस्थित हो राज्यसभा में, उसका 2/3 से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये जो है ये राज्यसभा का ये विशेष अधिकार है। ठीक है, ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है, इसमें लोकसभा को ये सब अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो ये आर्टिकल 249 के तहत ऐसा राज्यसभा कर सकती है। जो आर्टिकल 312 है ये भी राज्यसभा का विशेष अधिकार ही है। इसके तहत जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनका सृजन भी कर सकती है, लेकिन वही बहुमत 2/3 आपको चाहिए। जो भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं आप जानते होंगे, IAS, IPS और IFS। ठीक है, ये 3 जो सेवाएं हैं वो 312 के तहत ही गठन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि जब किसी विधेयक पर विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत इसे संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है? 111, 118 के 4, अनुच्छेद 117 या 123। तो ऑप्शन 20 का आंसर बनेगा अनुच्छेद 118 का जो 4 है, इसमें
इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इसका जो संयुक्त अधिवेशन वो बुलाते हैं कौन, तो वो राष्ट्रपति है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है इसमें आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आप नहीं बुला सकते हैं। जो आर्टिकल 123 है इसमें प्रेसिडेंट की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ऑर्डिनेंस जो आता है, ऑर्डिनेंस ये प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जाता है। ये सवाल याद रखना बहुत जरूरी है कि जो ऑर्डिनेंस जो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे लिया गया है। किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। जो आर्टिकल 117 है, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की चर्चा की गई है, वित्त विधेयक। और आर्टिकल 110 में किसकी चर्चा की गई है? वो जो धन विधेयक है इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 110 में। और जो आर्टिकल 111 है इसमें जो कोई भी बिल जो आता है, कोई भी आता है वो राष्ट्रपति के शासन के बाद ही एक्ट बनता है, वो आर्टिकल 111 के तहत। अब यहाँ से 10 करंट अफेयर के सवाल हैं, ठीक है। 10 करंट अफेयर के सवाल हैं। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया साइक मिशन, कौन सा? साइक मिशन, जो कि अक्टूबर 2023 में लॉन्च करेगा। तो ये कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगा? इसरो करेगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी करेगा, या नासा करेगा, या रोस्कोसमोस करेगा? तो ये नासा के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, नासा। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोप की होगी, इसरो जो है वो भारत की है, और रोस्कोसमोस किसकी है? वो रशिया की है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में एक ब्रिटिश युगीन पैदल यात्री निलंबन पुल था जिसे झूलटो पुल कहा जाता था, वो ढह गया, जो कि गुजरात के मोरबी जिला में स्थित था। इसमें 141 जो व्यक्ति थे इनकी मौत हो गई। तो ये कौन से नदी पर अवस्थित है गुजरात में? तो ये मच्छू नदी पर अवस्थित है, ठीक है, मच्छू नदी। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी है, इन्होंने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में जो निरीक्षण करने का निर्देश दिया कि हर साल कौन सा जो दिन है उस दिन भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। तो वो 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा, 11 दिसंबर। और जो 11 जनवरी है, 11 जनवरी जो है ये महाकवि दिवस मनाया जाएगा, महाकवि दिवस। और ये जो दोनों दिवस हैं वो सुब्रमण्यम भारती की, जो तमिलनाडु के एक कवि हैं सुब्रमण्यम भारती, उन्हीं के याद में मनाया जाएगा। 11 दिसंबर का उनका डेथ एनिवर्सरी है, बॉर्न एनिवर्सरी। तो इस दिन मनाया जाएगा भारतीय भाषा दिवस। और 11 जो जनवरी है इस दिन इनका डेथ एनिवर्सरी है, जिस दिन महाकवि दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हरियाली आयकर, हरित आयकर जो पहल है इसकी शुरुआत किसने की हरियाली बढ़ाने के लिए? तो ये किया गया है इनकम टैक्स के द्वारा, आयकर विभाग के द्वारा, आयकर विभाग। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में तीसरा जो है राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2022 है, उसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर में किया गया। कहाँ? छत्तीसगढ़ का शहर रायपुर। नेक्स्ट सवाल है कि जो कौन सा बैंक है इसने एक फ्लोटिंग जो फाइनेंसिंग साक्षर शिविर लगाया है जिसे निवेशक दीदी कहा गया है, जो कि श्रीनगर के, जो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, वहाँ आयोजन किया गया। वो किस बैंक के द्वारा निवेशक दीदी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया? तो वो भारतीय डाक भुगतान विभाग, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया, ठीक है, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक IPPB के द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जो है इसमें भारत का रैंक क्या है, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो इसमें भारत की रैंक 40 है, ठीक है, भारत की रैंक इसमें 40 है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 600 मेगावाट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू करेगा। तो ये कौन से राज्य में स्टार्ट करेगा? तो ये राजस्थान में करेगा, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल है कि अंबेडकर अलाइव एक बायोग्राफी लिखी जा रही है, अंबेडकर के जीवन, तो ये किसके द्वारा लिखी जा रही है? तो ये लिखा जा रहा है शशि थरूर के द्वारा, शशि थरूर।
नेक्स्ट सवाल है कि जो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 है वो किसे प्रदान किया गया है, तो वो यूनकिंग तांग को प्राप्त किया गया है। किसको? यूनकिंग तांग। और यदि सिर्फ रामानुजम पुरस्कार की बात करें, सिर्फ रामानुजम पुरस्कार की बात करें 2022 के लिए, जो 2022 तो अभी तक नहीं मिला है, जो 2021 का रामानुजम पुरस्कार है ये बीएसएससी में पूछा गया था, ये नीना गुप्ता को मिला था। नीना गुप्ता, ठीक है, नीना गुप्ता को रामानुजम पुरस्कार 2021 दिया गया है, जो कि कोलकाता में एक मैथमेटिक्स की प्रोफेसर है। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र था बिहारी, ठीक है, इसके संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, नाबू गोपाल प्रसाद या बाबू महेश्वर प्रसाद? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। ये बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा गया है और बिहार से सवाल भी बीएसएससी एग्जाम्स में पूछा गया था, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। बाबू महेश्वर प्रसाद ने बिहारी के संपादक थे। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के जो उद्योग हैं उनको जो कमिश्नर का दफ्तर है वो कहाँ स्थित है? पटना, गया, हाजीपुर या मुजफ्फरपुर? तो इनका जो कमिश्नर का दफ्तर है वो पटना में अवस्थित है। कहाँ? पटना। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा सुमेलित है? राजधानी, देश राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस, सही है, दक्षिण अमेरिका का राज्य है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, ये भी दक्षिण अमेरिका का राज्य है। जो गैलापागोस आइलैंड है वो इक्वाडोर के ही क्षेत्र में आता है, गैलापागोस आइलैंड। और जो कोलंबिया है इसकी राजधानी बगोटा है, तो इसका ऑप्शन डी बनेगा, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कि मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम है वो कहाँ है? तो वो कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता स्टेडियम से सवाल पूछा गया है बीएसएससी में भी, इसीलिए मैंने स्टेडियम से सवाल डाले हैं। मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में है। नेक्स्ट सवाल है कि शंकर देव जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? मोहिनी अट्टम, ठीक है, कथकली, कथक या सतरिया? तो वो सतरिया के प्रतिपादक हैं। 15वीं शताब्दी में उन्होंने सतरिया नृत्य का प्रतिपादक किया था। जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है, उत्तर भारत का, और जो कथकली जो नृत्य है वो केरला का नृत्य है। कथकली केरल का है, ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है। और जो मोहिनी अट्टम है ये भी मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है? वो केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है जो करेंसी और देश, तो ट्यूनिसिया एक देश है, इसका करेंसी क्या है? तो वो दिनार है। यूएई का क्या है? दिरहम है, ये पूछा गया था। इजिप्ट का क्या है? पाउंड। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट सवाल है कि हेरोग्लिफिक लिपि, जो हेरोग्लिफिक लिपि है वो किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। हेरोग्लिफिक जो लिपि है वो मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि है हेरोग्लिफिक। जो एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका, ये जो चारों सभ्यता हैं, इंका भी एक लिख लें, ये चारों सभ्यता अमेरिका की है, ठीक है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों की। नेक्स्ट सवाल है कि जो मनुष्य के दांत होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत थीकोडोंट भी होते हैं, डाइफायोडोंट भी होते हैं और हेट्रोडोंट भी होते हैं। तो ये ऑप्शन डी बनेगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज जो है वो सही है। मनुष्य के दांत तीनों टाइप के होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्यों में जो वो श्वसन होता है, रिस्पायरेशन जो होता है ह्यूमन में, वो कैसा रिस्पायरेशन होता है? तो वो प्लूमोनरी रिस्पायरेशन होता है, फुफ्फुसीय श्वसन होता है मनुष्यों में, फुफ्फुसीय श्वसन। नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्यों में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज किसने की थी? मनुष्यों में रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन बी, विलियम हार्वे, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट सवाल, जो शैवाल, बैक्टीरिया, ये सब प्रोटोजोआ है, इससे सवाल एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने ये सवाल डाला है कि जो टाइपराइटर का रोलर होता है वो किस शैवाल का बना होता है? तो वो एलिजन का बना होता है। किसका? एलिजन का। टाइपराइटर का जो रोलर होता है वो एलिजन का बना होता है। यहाँ ऑप्शन में आप देख रहे होंगे लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया ये क्या होता है? तो इससे जो समुद्री आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक है, समुद्री जो आयोडीन होता है
ठीक है, समुद्री आयोडीन किससे प्राप्त होता है, वो लेमिनेरिया से ही प्राप्त होता है। यहाँ लाल शैवाल है, जो लाल शैवाल है इससे एक पदार्थ प्राप्त होता है अगार अगार, ठीक है, अगार अगार जो किससे प्राप्त होता है, वो लाल शैवाल से प्राप्त होता है। और जो सारगासम है, सारगासम एक समुद्री घास है, ठीक है, एक सारगासम एक समुद्री घास है जो कि जापान के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, जापान के क्षेत्र में पाया जाता है। जो नॉर्थ अटलांटिक का क्षेत्र है वो जापान के क्षेत्र में ये, और जापान में इसे ऊन के बनाने में उपयोग किया जाता है, ऊन बनाने में, वूल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन है वो बाइसेक्सुअल पौधा है, वह लिंगी है, जिसमें पुरुष और मादा दोनों एक ही में होता है, तो वो सरसों, सूरजमुखी और हिबिस्कस, ये तीनों है, तो ऑप्शन डी इसका बन जाएगा सही। जो बाइसेक्सुअल कौन कौन है, सरसों, सूरजमुखी और हिबिस्कस। और कुछ बाइसेक्सुअल पौधे हैं जैसे गुलाब हो गया, उड़हुल हो गया, और जो आम है, आम भी होता है, ठीक है, आम भी है, ये बाइसेक्सुअल पौधे हो गए। और जो यूनिसेक्सुअल होता है जैसे तरबूज हो गया, खीर हो गया, खीरा हो गया, लौकी, मक्का, पपीता, नारियल, ये सब जो हो गया वो यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जो गाइनोजियम है इसके अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट आता है। गाइनोजियम जयांग जो है आप जानते हैं फूल का पार्ट है, पुमांग और जयांग। तो जो गाइनोजियम है जो कि मादा पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट होता है गाइनोजियम, उसमें कौन कौन सा आता है, तो इसमें स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, ओवरी आता है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ये तीनों आता है। इसमें आप देख सकते हैं जो फीमेल पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट होता है जिसे गाइनोजियम कहा जाता है, गाइनोजियम कहा जाता है, इसमें आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, और वेरी और ओव्यूल, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो फीमेल में आते हैं। और जो मेल होता है, जो मेल होता है जिसे एंड्रोजियम कहता है, जिसे एंड्रोजियम कहा जाता है, इसमें आते हैं एंथर, फिलामेंट, ठीक है, एंथर और फिलामेंट इसमें आते हैं। और जो एंथर रहता है इससे ही एंथर और फिलामेंट जो होता है इसमें जो मेल पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का, जो कि स्टीमेन होता है, ठीक है। और जो पेटल होता है, ये जो पुष्प कलियां होती है, ये जो ऐसे पार्ट दिखा है ये पेटल हो गया, ये स्टेपल हो गया। और जो ये जो पार्ट यहाँ जुटा हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये रेसिप्टेकल है और ये स्टीम है। तो ये पार्ट्स थे फ्लावर के। यहाँ पे जब इसमें फॉलन ट्यूब में जब आता है पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन जब आता है तो ये जो आने के बाद जो पॉलिनेशन जो यहाँ से ऐसे आके यहाँ आया, जो एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ से ऐसे आया, तो ये आने का प्रोसेस होता है जो पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है, आने का जो प्रोसेस है पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ से जब अंदर की ओर बढ़ा तो ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मानव श्वास नली एवं मुख गुहा में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, सिलिएटेड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस या कोलुमिनर। तो जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है यही मानव जो श्वास नली और मुख गुहा होता है इसमें पाया जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस होता है ये हमारे बाहरी जो स्किन होता है, बाहर से जो स्किन हम देखते हैं उसमें पाया जाता है। हमारे स्किन का 3 पार्ट होता है, आप जानते हैं हमारे स्किन में 3 पार्ट होता है, एक एपिडर्मिस होता है, एक डर्मिस होता है और एक हाइपोडर्मिस होता है। हाइपोडर्मिस जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है और एपिडर्मिस जो होता है वो सबसे आउटर पार्ट होता है। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको जो एनिमल टिश्यू है इसके बारे में एकदम क्लियर कर देगा। जैसे देखिए एनिमल टिश्यू का जो टाइप होता है वो एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्व टिश्यू, ये 4 पार्ट में एनिमल टिश्यू बंटता है। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ये भी आगे चल के 4 या 5 पार्टों में बंटते हैं, जिसे सिंपल स्क्यूमस बोलते हैं, ठीक है। जो सिंपल स्क्यूमस हो गया, एपिथेलियम जो होता है वो 4 पार्टों में बटा, सिंपल स्क्यूमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, कोलुमिनर जो एपिथेलियम होता है, सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये आगे चल के 6 पार्ट या 5 पार्टों में बटा। जो मस्क्यूलर टिश्यू होता है वो स्ट्रेटेड मसल्स,
और जो नॉन स्ट्रेटेड मसल होते हैं और कार्डियक मसल होते हैं। जो ऐच्छिक हो गया, अनैच्छिक हो गया, और जो हृदय के मसल होते हैं वो कार्डियक। और यहाँ जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है और सपोर्टिव कनेक्टिंग टिश्यू होता है और फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। जो फ्लूइड होता है इसमें ब्लड आता है और लिम्फ आता है। जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और लिम्फ जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू में आता है, और जो सपोर्टिव में आता है कार्टिलेज और बोन आता है। ठीक है, ये हमारे शरीर को सहायता देता है और मसल्स जो हैं वो बोन से जुड़े हुए रहते हैं। और जो कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर है, इसमें एरियोलर टिश्यू आता है, एडिपोज टिश्यू आता है और फाइब्रस टिश्यू आता है, जिसमें एडिपोज जो होता है वो चर्बी के रूप में रहता है। ठीक है, चर्बी के रूप में। तो इससे हमें स्लाइड से आपने समझा होगा कि जो एनिमल टिश्यू का पार्ट है वो आसानी से इस स्लाइड से आप समझ गए होंगे। और ये कभी और समय मिलेगा और मौका मिलेगा तो मैं इसके बारे में डिटेल से बता सकता हूँ, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके कारण से आप इसे टाइप से बस अभी जान लें। नेक्स्ट सवाल है कि हार्मोन का जो खोज है वो किसने किया था? तो हार्मोन का खोज किया था बेसल और स्टार्लिंग। ठीक है, बेसल और स्टार्लिंग ने हार्मोन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी। और वाटसन और क्रिक है वो किसने? तो डीएनए का डबल हेलिक स्ट्रक्चर, जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर डीएनए का है वो वाटसन एंड क्रिक ने खोजी थी। नेक्स्ट सवाल है कि मानव शरीर का जो कोहनी हो गया और जो घुटना हो गया, इनमें कौन सा संधि होती है? जो मानव शरीर का जो बोन होता है, ये कई सारे संधियों का टाइप होता है, जॉइंट्स का टाइप होता है। तो इनमें कौन सा जॉइंट्स जो होता है वो कोहनी और घुटने में होते हैं? तो वो हिंज जॉइंट होता है, ऑप्शन नंबर बी। हिंज जॉइंट कोहनी और घुटने में होता है। जो हिंज जॉइंट होता है वो केवल एक साइड मूवमेंट होता है, ओनली वन साइड मूवमेंट होता है, केवल एक साइड ही मूवमेंट इसमें होता है। आप देख सकते हैं, कोहनी को आप मोड़ के देखिए और जो आपका घुटना है उसे मोड़ के देखिए, केवल एक साइड ही मुड़ेगा। ये स्लाइड से जो ह्यूमन बॉडी का जो जॉइंट्स है उनको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, ये जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट है। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट जो होता है वो किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। आप समझ सकते हैं, ये किसी भी दिशा में घूम सकती है बॉल और सॉकेट जॉइंट। ये जो अंश मेखला और ह्यूमस जो पैर की ये जो यहाँ पे की हड्डी हुई, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे की जो हड्डी हुई, ये एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है। ये किसी भी दिशा में घूम सकती है, आप जानते हैं। तो ये बॉल सॉकेट है, जिसे हिप जॉइंट भी कहते हैं। तो ये बॉल सॉकेट जॉइंट है। दूसरा जो हिंज जॉइंट आपने देखा, जो हिंज जॉइंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो इल्बो होता है और घुटना में यहाँ पे जो है ये हिंज जॉइंट होता है, जिसमें आप सिर्फ एक साइड ही मोड़ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये सिर्फ आपको इसको एक साइड ही हिंज जॉइंट को मोड़ सकते हैं। जो है पाइवोट जॉइंट, ठीक है, बिटवीन C1 एंड C2 वर्टिब्रेट, जो पाइवोट जॉइंट होता है वो इसमें जो हड्डियां होती हैं, जो कशेरुक की हड्डियां होती हैं, वो खुट्टी की आकार की, ये स्लाइड देख सकते हैं, ये खुट्टी की आकार की होती है। ये आपको सिर्फ राउंड में ही घूम सकती है। ठीक है, ये सिर्फ राउंड में ही घूम सकती है, जो पाइवोट जॉइंट होता है। जो स्लैडल जॉइंट है, ठीक है, जो स्लैडल जॉइंट है वो ह्यूमन के अंगूठे में होता है। ठीक है, ये अंगूठे में होता है। मेटाकार्पल जो होता है वो ह्यूमन के अंगूठा, इसमें स्लैडल जॉइंट्स होता है। ठीक है, स्लैडल जॉइंट्स होते हैं, जो ये भी कुछ बॉल सॉकेट जॉइंट जैसा ही होता है। ठीक है, ये भी कुछ बॉल सॉकेट जॉइंट जैसा ही होता है। उसके बाद प्लेन जॉइंट होता है, ये बिटवीन टॉर्सल बोन, जो ये वाला बोन होता है टॉर्सल का, इसमें प्लेन जॉइंट होता है। ठीक है, और जो साइनोलॉइड जॉइंट होता है, ये बिटवीन रेडियस अल्ना एंड कार्पस अल्ना, जो कि जो कालाई का जो हड्डी होता है वहाँ पे ये बोन होता है। ये सिर्फ दो साइड ही मुड़ सकते हैं। ठीक है, ये दो साइड ही मुड़ सकते हैं। तो ये आशा करता हूँ आपको जो ह्यूमन का जो बोन है उसके जॉइंट्स को आप आसानी से इस फिगर से समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि एक ठोस गोला है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ होता है? तो वो गोला का केंद्र में होता है। जो स्फीयर का जो सेंटर होता है वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्षेत्र होता है जहाँ पे ये जो बॉडी है उसका पूरा मास रहता है।
जो वस्तु है उसका समस्त भार जो होता है, पूरा मास जो होता है, वो एक पॉइंट पे जब रहे तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो शंकु है, जो ठोस शंकु होता है, जो ठोस शंकु होता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो 1/4 ऊंचाई पे होता है, अक्ष से 1/4 ऊंचाई पे होता है ठोस शंकु की। और जो खोखला शंकु होता है, खोखला शंकु, वो अक्ष से 1/3 ऊंचाई पे उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है वो किस एनर्जी में बदलता है, ये पूछा गया है। तो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। ऑप्शन ए, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। नेक्स्ट सवाल है कि जो लिफ्ट में व्यक्ति का भार जो है, आभासी भार, उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन है कि लिफ्ट में जब ए त्वरण, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाते हैं जो, तो आभासी भार जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वो इंक्रीज कर जाता है, ये सही है। लिफ्ट में जब ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाते हैं तो आभासी भार बढ़ जाता है, ये गलत है। आभासी भार यहाँ घट जाता है। ठीक है, वो डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा आभासी भार जब नीचे की ओर आएंगे। लिफ्ट में जब एक समान वेग से जाएंगे, वेलोसिटी जब इक्वल सेम होगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो जो ऊपर से जब ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो दोनों में आभासी भार पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये भी सही है। लिफ्ट में जब मुक्त अवस्था में आप नीचे गिरते हैं, फ्री फॉल जब करते हैं, तो आभासी भार आपका 0 हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर g हो जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है वो g हो जाता है 9.8 के बराबर, तो इसके कारण से 0 हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि जो केपलर का प्लेनेटरी मोशन है वो कितने टाइप का, इन्होंने वो प्लेनेटरी मोशन का रूल दिया, तो वो 3 टाइप का रूल दिया था। तो ऑप्शन सी बनेगा, 3 टाइप का रूल। जो केपलर ने पहला रूल दिया था उसमें कहा गया कि जो जो सूर्य है, इसके चारों ओर सारे प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल जो आकार है उसमें कक्षा में इसके परिक्रमण कर रहे हैं, इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमण कर रहे हैं। और जो सूर्य है वो सेंटर में है और इसके गोल गोल सब इलिप्टिकल, इलिप्टिकल इसे कहते हैं, ऐसा जो आकार होता है वो इलिप्टिकल, तो इसमें सब परिक्रमण कर रहे हैं। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है कि जो इसका जो वेलोसिटी होता है, वो जो प्लैनेट का वेलोसिटी है, वो यदि कोई प्लैनेट दूर है तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और यदि कोई प्लैनेट डिस्टेंस उसका नज़दीक है तो उसका वेलोसिटी भी कम होगा। ठीक है, उसका वेलोसिटी कम होगा। और जो तीसरा है वो होता है कि टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था बीएसएससी में, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये थर्ड है, जिसमें टी है जो परिक्रमण काल है, रोटेशन टाइम है, और जो आर है वो प्लैनेट का सन से औसत दूरी है। नेक्स्ट है कि इलास्टिसिटी जो है, प्रत्यास्थता, ये किसका गुण है, इलास्टिसिटी किसका गुण है, ये सवाल है कि इलास्टिसिटी जो है वो किसका गुण है। तो जो इलास्टिसिटी है वो ऑप्शन डी, ठोस का गुण है। ठीक है, ऑप्शन डी वो ठोस का गुण है। पदार्थ की अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंसंट्रेशन, ये पांचवा है और ये चौथा अवस्था है पदार्थ की। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सुमेलित है। तो गामा किरण की खोज किसने की, तो बैकरेल ने की थी। ठीक है, एक्स किरण की खोज किसने की, तो वो रॉन्टजेन ने की। और जो विजिबल जो रे है उसकी खोज किसने की, तो न्यूटन ने की। तो ये ऑप्शन सभी सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है कि जो स्पेक्टर, ठीक है, जो स्पेक्टर टेलीस्कोप है वो किस देश का है, स्पेक्टर टेलीस्कोप किस देश का है, तो स्पेक्टर टेलीस्कोप रूस का है। किसका है, रूस का है। जो कनाडा है, जो कनाडा है इसके टेलीस्कोप को मोस्ट कहते हैं, कनाडा के टेलीस्कोप को मोस्ट कहते हैं। और जो अमेरिका है ये पहले हबल यूज करता था। ठीक है, पहले हबल टेलीस्कोप यूज करता था, लेकिन अब ये यूज में नहीं आता है। अब इसके जगह पे नया अभी हाल ही में लगाया गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप यूज करता है। नेक्स्ट सवाल है कि जिंक सल्फाइड पर जब नीला प्रकाश डालते हैं तो वो किस रंग में
किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये नेक्स्ट सवाल है। तो ये हरा रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। कौन सा रंग? हरा रंग। नेक्स्ट सवाल है कि सबसे पहले किसने पता लगाया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित कक्षा में जो ऑर्बिट है उसमें चक्कर लगाते हैं, और यदि वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाना चाहते हैं तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है, और जो एनर्जी लॉस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में होता है। ये किसने कहा था? तो ये बोर का सिद्धांत है। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल ये है। बोर एटॉमिक मॉडल के तहत जो मोमेंटम होता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए, वो होता है h बराबर 2 पाई। ठीक है, h बराबर m बराबर h बाई 2 पाई। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने का ये मोमेंटम होता है। जो अफबॉ प्रिंसिपल है, अफबॉ प्रिंसिपल को कक्षा भरने का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कक्षा भरने का सिद्धांत जो 2 × 12 + 1 है, SPDF आप जानते हैं। यहाँ पे आप 0 वैल्यू पुट करें, 1 वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे S का जो वैल्यू आएगा वो 2 आ जाएगा, P का वैल्यू आ जाएगा 6, D का वैल्यू आ जाएगा 10 और F का वैल्यू 14। तो ये जब आप वैलेंसी लिखेंगे तो उसमें ये यूज आता है अफबॉ प्रिंसिपल। नेक्स्ट सवाल है कि ऑक्टेट रूल जो है वो किसने दिया था? तो ऑक्टेट रूल किसने दिया था? तो ऑक्टेट रूल दिया था न्यूलैंड ने। ठीक है, न्यूलैंड ने ऑक्टेट रूल दिया था। जो डेबोनियर है इसने त्रिक नियम दिया। ठीक है, जो ट्राई नियम है, ट्रिक नियम है, यह किसने दिया? ये डेबोनियर दे दिया था। और जो डूमा है और लोथल मेयर है, इन्होंने भी जो पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में थोड़ी थोड़ी भूमिका निभाई, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोज़ले के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोज़ले के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें 18 ग्रुप हैं और 7 जो 7 हैं वो पीरियड हैं। नेक्स्ट है कि ग्लोबुलर साल्ट किसे कहते हैं? ठीक है, ग्लोबुलर साल्ट किसे कहते हैं? तो ये ऑप्शन ए बनेगा, सोडियम सल्फेट। जो सोडियम सल्फेट है उसे ग्लोबुलर साल्ट कहते हैं, और जो सोडियम क्लोराइड है ये NaCl, ये साधारण नमक है। ठीक है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, बाई से बेकिंग और बाई से बेकिंग हो जाएगा बेकिंग सोडा, और जो सोडियम कार्बोनेट है इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट सवाल है कि जो ढलवा लोहा है इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना है? इसे आप याद रखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो ढलवा लोहा होता है उसमें प्रतिशत कितना होता है कार्बन का? वो 2.5% होता है। और जो 1.5 है, ये हार्ड स्टील जो होता है। ठीक है, हार्ड स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो 1.5% होता है। नेक्स्ट सवाल है कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? वो प्लेटिनम को कहते हैं। और मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? तो वो यूरेनियम को कहते हैं। जो ये बी ऑप्शन है सफ़ेद सोना, वो प्लेटिनम को कहते हैं। ये बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन बनेगा डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट सवाल है ब्लू आइस। ठीक है, ब्लू आइस। ठीक है, ब्लू जो बर्फ़ है, जो कि 2000 से 3000 साल पुराना बर्फ़ होता है, जिसका उपयोग विस्की बनाने में किया जाता है, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये ग्रीनलैंड से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है कि कांच जो है वो शीशा जो है उस पर लिखने के लिए किस जो रसायन है उसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ फ्लूओरिड अम्ल, जो हाइड्रोफ्लोरिड अम्ल होता है, ऑप्शन ए, उसका उपयोग किया जाता है कांच पे लिखने के लिए। ठीक है, फ्रियोन जो है वो फ्रिज में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, जो कि CFC गैस उत्सर्जित करता है। जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि रम जो है एक अल्कोहल पेय पदार्थ है, इसमें अल्कोहल का कितना प्रतिशत होता है? तो जो रम होता है उसमें अल्कोहल होता है 45 से, जो रम होता है उसमें 45 से 55%। ठीक है, 45 से 55%, ये 50 है, इसे 55 कर लें, 45 से 55% तक होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, विस्की जो होता है उसमें 40 से 50%, 40 से 50% जो होता है वो विस्की में होता है। और बियर में जो होता है वो 3 to 6% बियर में होता है। ठीक है, बियर में 3 से 6% तक
एल्कोहल होता है और जो 10 से 15% है ये शैंपेन में होता है। ठीक है, शैंपेन में ये होता है। हमने जो 75 क्वेश्चन थे वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इनको डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो या लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले कि अब मैं कैसा काम कर रहा हूँ और मुझे मोटिवेशन जिससे मिलता रहे, तो मैं आगे भी ऐसे सेट लाता रहूँगा। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम्स का डेट आ गया है, 5 तारीख को एग्ज़ाम है, 5 मार्च को, तो आप जम के तैयारी करते रहें। वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।